मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होने में आशा करता हूँ बेटा। और घर पर रह करके अपनी जो प्लान है आपकी, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ में सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस में जो बदलाव किया है वो सभी टीचर्स ने आपके ग्रुप में सेंड किया है, और आपने उसको अच्छे से देख भी लिया होगा कि हमारे जो सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। उस बदलाव के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमने जो चैप्टर हिस्ट्री का जो स्टार्ट कर रखा है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियंस रिवोल्यूशंस। इसमें जैसे हमारा जो जहाँ तक हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स फॉर सोशलिज्म्स, कि किस प्रकार से जो यूरोपियंस कंट्री में समाजवाद है उसके विचार आइडियाज किस प्रकार से फैल रहे थे, और डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों का भी क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इन पार्टियों के फॉर्मेशन के बावजूद भी 1940 तक अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी पार्टी सक्सेस नहीं हुई जिसने यूरोप में सोशलिज्म या समाजवाद की स्थापना में क्या रही, वो सफल रही हो। मीन्स किसी भी देश में समाजवाद की स्थापना नहीं हुई। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेटा, कौन से बेटा, रशियंस एम्पायर्स एंड इन 1914, मीन्स रूसी साम्राज्य 1914 से। क्योंकि जो समाजवादी हैं वो फर्स्ट टाइम्स अगर गवर्नमेंट बनाने में जहां सक्सेस रहे वो कहाँ रहे, रशिया में। तो हम सबसे पहले रशिया में सक्सेस रहे, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रूसी साम्राज्य मीन्स रूस के शासन व्यवस्था के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, वहाँ की इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम पहले पढ़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि भी वहाँ पर रूस में किस प्रकार से रिवॉल्यूशंस हुई, उसके क्या रीजन्स रहे। तो वो रीजन्स उसके इकोनॉमिक और सोशल्स या पॉलिटिकल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा यहाँ से, आपका जो टॉपिक है आज वो है रशियंस एम्पायर्स इन 1940। रूसी साम्राज्य की बात करते हैं बेटा, तो 1940 में 1914 में हम बात करते हैं, रूस में जार निकोलस सेकंड वहां का क्या था, रूलर्स या किंग था। मीन्स रूस में भी बेटा मोनराज गवर्नमेंट मीन्स राजशाही शासन व्यवस्था की क्या थी, स्थापना थी। और जो राजा था वो भी बेटा अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तरह है, एक एटोक्रेटिक्स या हम कह सकते हैं बेटा एक निरंकुश राजा था जिसके पास सभी प्रकार की क्या थी, पावर्स थी। इसमें रूसी जो किंग्स है उनको जार कहा जाता है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से जो रूसी जो साम्राज्य है बेटा, हम बात करते हैं जो जार का जो साम्राज्य था उसमें एट प्रेजेंट के जैसे फिनलैंड है, लातविया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, या पार्ट ऑफ द हम बात करते हैं पोलैंड से, यूक्रेन से या बेलारूस से, जो एट प्रेजेंट के जो कंट्री हैं ये सभी बेटा, और हम बात करते हैं रूसी एम्पायर में ही क्या थे, इंक्लूड्स थे, रूसी साम्राज्य में शामिल थे। जो एट प्रेजेंट के जो कंट्री कौन कौन से मैंने आपको बताया, कौन कौन से, फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सभी कंट्री रूसी साम्राज्य में शामिल थे। रूस की बात करें वहां पर बेटा कौन से रिलीजियंस के पीपल्स रहते थे, तो इसमें सबसे जो मेजोरिटी में सबसे अधिक संख्या में ऑर्थोडॉक्स हम बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है, जो ऑर्थोडॉक्स जो हम बात करते हैं ईसाई धर्म के लोग इस देश में सबसे या उस साम्राज्य में सबसे ज्यादा रहते थे। जिसकी अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति बेटा किससे हुई है, साथ में इसमें जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से हुई है, ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है उसकी बेटा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कैथोलिक्स, प्रोटेस्ट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जो रिलीजियंस के पीपल्स भी रहते थे। मीन्स रूसी साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाले लोग थे। इसके अलावा कैथोलिक्स, प्रोटेस्ट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ये अदर रिलीजियंस के जो पीपल्स थे वो भी इस साम्राज्य में रहते थे। जैसे अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में हिंदू क्या है, संख्या में ज्यादा है, लेकिन हिंदू के अलावा यहाँ पर बेटा अदर जो रिलीजियंस के जो पीपल्स हैं वो भी क्या रहते हैं। इसी प्रकार से रूसी साम्राज्य में भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग रहते थे। अब हम बात करते हैं रूसी एम्पायर के इकोनॉमिक्स एंड बेटा सोसाइटी की। तो सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर लेते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो बेटा रूसी एम्पायर के लगभग 85% जो पॉपुलेशन है उसको अपनी आजीविका एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त होती थी। मीन्स पॉपुलेशन का एक लार्ज पार्ट एग्रीकल्चर पर क्या था, डिपेंड था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बेटा यूरोपियन कंट्री की कंपेयर में
यहाँ पॉपुलेशन का लार्ज पार्ट्स एग्रीकल्चर में इनेज था। जबकि हम बात करें उसी समय यूरोपियंस कंट्री की, तो वहां पर पॉपुलेशन का जो इतना बड़ा भाग है वो बेटा एग्रीकल्चर में इनेज्ड नहीं था। इसमें आपको एग्जांपल्स के रूप में दिया भी गया है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपकी बुक में बेटा जर्मनी और फ्रांस में पॉपुलेशन का सिर्फ 40%, सिर्फ 40%, जब 1914 की हम बात कर रहे हैं, फ्रांस में सिर्फ 40% ही लोग क्या थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। जबकि जर्मनी में हम बात करें तो बेटा 50%, सिर्फ 50% हम बात करते हैं लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो इस वे में हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर के आधार पर यूरोपियंस हम बात करते हैं पॉपुलेशंस और बेटा रशियंस पॉपुलेशंस में डिफरेंस था, क्योंकि रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। जबकि यूरोपियंस कंट्री में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस रशियंस एम्पायर के पॉपुलेशन के कंपेयर में क्या थी, काफी कम थी। जैसे हमने अभी बताया फ्रांस में 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, जबकि जर्मनी में 50% पॉपुलेशन से एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। अब हम सेकंड इसमें लेते हैं बेटा इकोनॉमिक में ही, तो इंडस्ट्रीज की। यूरोप में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस काफी फास्ट था, उसके कंपेयर में रशियन एम्पायर में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस काफी स्लो था। यहाँ पर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी, और वो इंडस्ट्रीज भी बेटा कौन से, सेंट पीटर्सबर्ग और हम बात करते हैं मॉस्को जैसे जो बड़े सिटी थे उन शहरों में ही तक क्या थी, सीमित थी। रूस में इंडस्ट्रीज की स्थापना बेटा लगभग हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुई, मींस 1890 में यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगना क्या हुई, शुरू हुई। और अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी वो बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मींस गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं थी। कुछ एक इंडस्ट्रीज को छोड़ दे तो बाकी अधिकतर इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में क्या बेटा वर्क कर रही थी। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये राइट थे कि वो इन सभी इंडस्ट्रीज को सुपरवाइज करे और बेटा उनके वर्किंग आवर्स या वेजेस को सुपरवाइज करे। लेकिन बेटा करप्शन इतना ज्यादा था कि जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं वो वर्कर्स से लॉन्ग आवर्स और लो वेजेस पर क्या करवाती थी, काम करवाते थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री की कंपेयर करें यहाँ भी, तो बेटा यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस फास्ट था, किसके कंपेयर में, रशियन एम्पायर के कंपेयर में। यूरोप में इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा थी, किसके कंपेयर में, रूसी एम्पायर के कंपेयर में। और यहाँ पर अधिकतर इंडस्ट्रीज क्या थी, प्राइवेट सेक्टर में थी, और यूरोपियन कंट्री में अधिकतर इंडस्ट्रीज बेटा पब्लिक सेक्टर में थी। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज के आधार पर भी अगर हम कंपेयर करें तो रूसी एम्पायर है वो बेटा यूरोपियन कंट्री से काफी डिफरेंट था। अब हम लेते हैं वर्कर्स। बेटा यहाँ हम बात करते हैं जो रूसी जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट वे में क्या थे, डिवाइड थे। सोशल रूप से भी डिवाइडेड थे, स्किल रूप से भी क्या थे, डिवाइडेड थे। सोशल रूप से अगर हम बात करते हैं, कुछ वर्कर्स तो ऐसे होते थे जो बेटा परमानेंट कहाँ, सिटीज, जो हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज सिटीज में क्या रहते थे। जबकि कुछ वर्कर्स कंट्री साइड एरिया से रेगुलर क्या रखते थे, ड्रिंक रखते थे, मीन्स गाँव से आना, काम करना और वापस अपने गाँव चले जाना। इस आधार पर भी वर्कर्स क्या थे, डिवाइडेड थे। स्किल के आधार पर कुछ वर्कर्स तो अपने काम के काफी क्या थे बेटा, उसमें स्किल निपुण थे, और इस वजह से बेटा उन वर्क जो मेटल इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो अपने आप को प्रोफेशनल मानते थे, बाकी वर्कर्स से अपने आप को डिफरेंट मानते थे। तो उनमें इस प्रकार का डिवाइडेशन देखने को मिलता था। यहाँ रूसी साम्राज्य में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें लगभग अगर हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं बेटा, उसमें वोमेन्स भी 31%, वोमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था वो सिर्फ ओनली 31% था, और उनको बेटा मैन की कंपेयर में बेटा कम वेजेस या लो वेजेस पर काम करना पड़ता था। और यहाँ वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं थे, और वेजेस भी क्या थी, काफी लो थी। तो यहाँ पर वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स के आधार पर भी हम देखते हैं कि रूसी साम्राज्य है यूरोपियन जो समाज से काफी डिफरेंट था। कंट्री साइड एरिया मीन्स देश के आंतरिक भागों की बात करें तो बेटा जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर पीसेंट्स अधिकतर भूमि पर किसान काम करते थे। लेकिन इस एग्रीकल्चर लैंड के ओनर की बात करें, जो मालिक थे, अधिकतर जो भूमि थी उस पर नोबिलिटी या नोबल्स, क्राउन्स या ऑर्थोडॉक्स इनका क्या था, स्वामित्व था। ये लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स पर अधिकतर जो स्वामित्व इनका था, और उस भूमि पर फार्मर्स क्या करते थे या पीसेंट्स खेती करते थे।
किसान है वो अपने नोबल्स का रेस्पेक्ट नहीं करते थे रूसी साम्राज्य में, और बेटा साथ में वो चाहते थे कि जो नोबल्स हैं उनसे जमीन लेकर के उनको दे दी जाए। इसमें जबकि रूस यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो यूरोपियन जो पेशेंट्स हैं वो अपने नोबल्स का रेस्पेक्ट करते थे और उनके रक्षा के लिए वो बेटा लड़ भी सकते थे। लेकिन यहाँ एकदम अपोजिट था। कंट्री साइड एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो अपने नोबल्स से नफरत करते थे और बेटा उन पर अटैक भी करते थे, उनको मारने की कोशिश भी किया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं 1902 में भी हुई रूस में और बेटा 1905 में, और बड़े पैमाने पर नोबल्स को क्या किया गया, मर्डर कर दिया गया। किनके द्वारा? किसानों के द्वारा, क्योंकि वहां के रशियन एम्पायर के जो किसान थे वो अपने नोबल से क्या करते थे, नफरत करते थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर लैंड्स है उन पर ओनर्स हमारा होना चाहिए। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अदर एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है जो रूसी एम्पायर में, कि जो फार्मर्स थे वो अपने लैंड्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीरियडिक मीन्स समय के अनुसार क्या करते थे, डिवाइड करते थे। मीन्स अपने लैंड पर वो अपना फिक्स राइट्स नहीं मानते थे। अपने जो जब भी एग्रीकल्चर सेशंस होता था उस सेशंस के दौरान या सीजन्स के दौरान बेटा वो क्या करते थे, आपस में मिल बैठ करके अपने एग्रीकल्चर लैंड्स को क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और परिवार की आवश्यकता के अनुसार उसका डिवाइडेशन से होता रहता था। तो ये एक ऐसा विचार था, जो आइडियाज था, जो पहले से ही रूसी किसानों के अंदर कि वो सोशलिज्म को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब हम बात करें बेटा अगला जो टॉपिक आप आता है सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में वैसे तो इन रशिया समाजवाद, रूस में समाजवाद की बात करते हैं। वैसे तो बेटा 1940 में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशंस का राइट्स नहीं था रूसी एम्पायर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेटा 1898 में द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ये पार्टी अपने काफी प्रभाव से बेटा जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं उनको बढ़ाने में क्या कर रही थी, काम कर रही थी। बाद में इसी पार्टी का 19 में एक नई पार्टी बनाई गई, द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के फॉर्मेशन के बाद बेटा हम बात करते हैं यहाँ विचार कभी काफी तेजी से क्या हुए, बढ़े, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, डिवाइडेशन हो गया। और ये पार्टी टू पार्टी में क्या हो गई, डिवाइड्स, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक बेटा जो लेनिन्स के विचारों में विश्वास रखते थे, जबकि मेंशेविक वो थे जो डेमोक्रेटिक आइडियाज में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। लेनिन्स का मानना था कि सिर्फ ओनली सोशलिज्म ही यूरोप रशिया में क्या किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस वजह से बेटा विचारों में मतभेद होने की वजह से कौन सी पार्टी, द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है, वो टू पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड्स हो गई। इस प्रकार से आज का आपका टॉपिक यहाँ तक ही रहेगा बेटा, कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और बेटा देखिए जो पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जरूर शेयर करें और अपने घर पर रहकर के बेटा पढ़ाई करें। हमारे अगर हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस में जो बदलाव किया है, उस बदलाव में अगर हम बात करते हैं, बदलाव के अकॉर्डिंग अपना हिस्ट्री का एक चैप्टर और इसके बाद एक चैप्टर और करवाना है हमें। लेकिन एनटीएससी की बात करते हैं तो उसमें हमारे दो चैप्टर अभी हटाए हैं, तो वो 2 चैप्टर भी हमें पढ़ने होंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ाएंगे। अब पहले एक चैप्टर और हिस्ट्री का करवाएंगे और फिर हम पॉलिटिकल साइंस जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अपने घर पर रह करके साफ और सुंदर काम करें और बेटा लर्न भी साथ साथ करें। लगभग आपकी जो स्टडी टाइम है वो 8 से 10 घंटे होना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप उसके अकॉर्डिंग काम करते होंगे और अपनी अटेंडेंस रेगुलर सेंड करें। धन्यवाद।